नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लेसन, जो कि हिस्ट्री का है। ये लेसन इतना बड़ा नहीं है कि इसको हम दो भागों में डिवाइड करें। इसको हम एक ही भाग में कवर करेंगे, जो कि लेसन है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कि क्या हुआ था, जैसे कंपनी को जब दीवानी मिल गई थी 1765 में, 1765 में जब बक्सर के युद्ध के बाद जब दीवानी मिल गई थी, तो कंपनी ने किस प्रकार आगे काम किया उसमें बताया है कि कंपनी की जैसे आमदनी क्या थी। आमदनी जैसे वो अभी भी क्या थे, वो ये मान रहे थे कि अभी भी हम तो व्यापारी ही हैं। वो मानने के लिए ये तैयार नहीं थे कि हम यहाँ पर शासक बन चुके हैं, अब व्यापारी ही मान रहे थे। कंपनी भारी भरकम लगान तो लगाना चाह रही थी, परंतु वो किस प्रकार लगाए, किस प्रकार वसूल करे, वो उसका आकलन करने में जैसे हिचकिचा रही थी। उनको उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे राजस्व तो वसूल कर लिया जाए, और जैसे कम से कम कीमत पर बढ़िया सूट ले लिया जाए। और फिर जैसे क्या था, फिर वहाँ से जैसे राजस्व मिलने लग गया था, तो जैसे इंग्लैंड से पहले क्या होता था, सोना आता था। उस सोने से यहाँ पर जो सूट है वो खरीदा जाता था। अब वो आना बंद हो गया, तो क्या था, फिर वहाँ पर एक देखा जाए तो कि बंगाल में बहुत एक मुश्किल का दौर आने वाला था। खेती में सुधार की जरूरत। जैसे जब अंग्रेजों को शासन मिल ही गया, तो वो सोच रहे थे कि हमें खेती में सुधार करना होगा। खेती में अगर हम सुधार करेंगे तो ही जैसे हम ज़्यादा लगान वसूल कर पाएंगे। तो खेती में जब सुधार के स्वरूप सबसे पहले उन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त, जो किसने किया था, लार्ड नहीं कहेंगे इनको, कार्नवालिस ने किया था 1793 में। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और जो तालुकदार थे ना, उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। किसानों को लगान वसूलने, कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया था, और उन्हें चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। मतलब ये नहीं था कि जितने में से जितना पैदा हुआ उसमें से 10 देना है, उसमें से 5% देना, ऐसा नहीं था। वो एक तय कर दिया गया था कि इतना ही देना था। फिर समस्या क्या थी कि स्थायी बंदोबस्त होने के बाद समस्या क्या थी कि वो जो लगान था ना, ये सोच रहे थे कि जैसे अभी भी ये लोग भूमि में सुधार नहीं कर रहे हैं, तो परंतु जो इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त किया था वो इतना ज़्यादा था कि वो उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो ये समस्या ये थी कि वो उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक नई व्यवस्था जैसे बताया है कि जैसे स्थायी बंदोबस्त तो लगभग पूरे भारत पे लागू किया था, परंतु इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत और बंगाल पर महालवाड़ी प्रथा जो महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानी गई है, वो करी गई थी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी है और उत्तर पश्चिमी जो प्रांत हैं, यहाँ पर जिसने क्या नाम है, हॉल्ट मैकेंजी ने अंग्रेजों की एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया था। जब पूछ लिया जाता है स्थायी बंदोबस्त, एक जैसे कॉलम में दे देंगे स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, और फिर जैसे ईयर दे देंगे। तो जो महलवाड़ी प्रथा है वो 1822 में, और जो सबसे पहले बताया था स्थायी बंदोबस्त 1793 में, और ये हर्ट मैकेंजी ने और वो कार्नवालिस ने करी थी। अंग्रेजों की एक व्यवस्था तैयार कर दी। मैकेंजी का विश्वास था कि उस जो उत्तर भारतीय समाज है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसको बचाए रखना चाहिए। इसने जैसे सरकार के जो कलेक्टर थे, उन्होंने जगह जगह पर जाकर दौरा किया और वहाँ के जैसे मैप तैयार किया और वहाँ का पूरा एक सर्वे तैयार कर लिया। और फिर जैसे कहा गया कि अनुमानित जो राजस्व है जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल कर लिया जाएगा। और जो ग्राम समूह था उसको ही क्या कहा जाता था, महल कहा जाता था। तो महल से ही महलवाड़ी जो प्रथा है वो निकली है। अच्छा, मुनरो ने क्या किया, साउथ में जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके थे, जो साउथ में थे, स्थानीय बंदोबस्त की जगह नई प्रथा अपनाने का प्रयास किया। वहां पे नई व्यवस्था विकसित हुई थी, जो रैयतवाड़ी,
नाम से जानी गई थी। कहा गया था कि जो इसमें क्या है, अलेक्जेंडर रीड है और थॉमस मुनरो है। इस व्यवस्था को विकसित करने में दक्षिण भारत से ये प्रथा की गई थी। अच्छा, इसमें जो रैयत थे, रैयत कहा जाता है किसान को, वो मतलब ये सीधी किसान से ही ली जाती थी, इसलिए इसको रैयतवाड़ी प्रथा कहा गया है। अच्छा, यूरोप के लिए जो फसलें हैं, कौन सी फसलें हैं वो उनको ज़्यादा मांग थी, उनके बारे में बताया कि कौन सी फसलें हैं। जैसे अफीम और नील की तो बहुत ज़्यादा मांग रहती थी। इसके बाद जो पटसन है, असम की चाय है, और जो गन्ना है, गेहूं है, कपास है और चावल है, इन सब चीज़ों की भी वहाँ पर मांग रहती थी। अच्छा, यही जो फसलें हैं यही उगाने के लिए किसान को विवश किया जाता था। अच्छा, ये जो इंडिया की जो एक कलमकारी है ये है, और मॉरिस कॉटन का जो छापा है जो कि इंग्लैंड में यूज किया जाता है, तो उसकी जो समानता है वो दिखाई गई है कि दोनों में ही ऐसे कि नीला रंग यूज किया जाता था। नीले रंग से जैसे जो नील की खेती है उससे संबंधित करके दिखाई गई है कि नील का क्या इतिहास रहा है। अच्छा, भारतीय जो नील था, जो कपड़े को रंगने वाले को नील जो होते थे वो नील को ही पसंद करते थे। जैसे एक जो यूरोप में एक दूसरा प्रोडक्ट और बनाया जाता था, वो उसको पसंद न करके नील को ही पसंद किया जाता था। भारतीय जो कपड़ा मिल वाले थे ये नील को ही ज्यादा पसंद करते थे। फिर जो नील की खेती है वो दो तरह से की जाती थी। एक तो निज, जो अपने ही खेतों पे करते थे, और एक जो रैयती, जैसे जो हम कह देते हैं कि उधार पे लेके ऐसे जो खेती की जाती है उसको कहा जाता है रैयती। कि दूसरे के खेत को लेके एक साल के लिए लेके उसको ब्याज वगैरह जो भी पैसे वगैरह जो देने होते हैं उसको रैयती खेती कहा जाता है। अच्छा, निजी खेती में जो समस्या थी वो तो ये समस्या थी कि जो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो उनके जो प्लांट थे वो छोटे हो गए थे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जब बढ़ते जाएंगे तो वो छोटे हो गए थे, तो छोटे खेत पर नील की खेती नहीं की जा सकती। इसके लिए बहुत विशाल एरिया की जरूरत पड़ती है। और जो रैयती थी उसमें क्या था, उसमें क्या समस्या थी, जो व्यवस्था में के तहत बगान जो मालिक थे रैयतों के साथ एक जो सट्टा सा है, जैसे एक एग्रीमेंट है या अनुबंध है, वो कर लेते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य किया जाता था। जो अनुबंध दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर, जैसे जो नील उगाएगा उनको कम ब्याज पर कर्जा मिल जाता था, और कर्जा उगाने के लिए रैयत को अपनी कम से कम 25% भूमि पर, मतलब अगर उसके पास 100 बीघा जमीन है तो 25 बीघा पर नील उगाना पड़ता था, तब उसको ये कर्जा मिलता था। फिर जो ये कैसे नील बनाया जाता था, जैसे बहुत सारे ऐसे होते थे, उसमें ऐसे गर्म पानी में ऐसे नील को डाल दिया जाता था, और फिर कैसे एक प्रक्रिया जो करी जाती थी, ये कभी ऐसे पूछी नहीं जाएगी कि नील कैसे बनाया जाता था। फिर नील विद्रोह, और उसके बाद क्या हुआ कि 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ा, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। और जो नील की फैक्ट्रियां हैं, अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी खेत के बिल्कुल पास में ही लगाई जाती थी, ताकि उनको ज़्यादा परिवहन का और जैसे यातायात का खर्चा ना भरना पड़े। तो यहाँ पर बस इस लेसन में यही बताया है कि जैसे भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। जैसे ये बताया कि 5 जून 1860 में नील आयोग के सदस्यों से जो बात की थी, जो हाजी मुल्ला आदमी है उसने जो कहा था उसके बारे में बताया है कि मैं नील नहीं उगाऊंगा, मर जाऊंगा परंतु भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। थर्ड लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।